अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। चौकीदार ने कहा कि वो टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ निकल गया था। वो मुझसे माफिया मांगने लगा। उसका टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ जाना मेरे हक में बेहद सूदमंद साबित हुआ था। मैंने उसे वार्निंग दी कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैं रात को 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस सेट पर कोड वर्ड में बात कर सकता था। सोचा क्यों न अपने बॉस को उधमपुर के थंडर बेस की तबाही का हाल बता दूं। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। जेबी सईद का वायरलेस ट्रांसमीटर बंगले के सामने वाले बरामदे के कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। गोरखा चौकीदार बाहर गेट पर मौजूद था, लेकिन उसे मैं किसी काम से भेज सकता था। मैंने अलमारी में जो रुपए रखे हुए थे उनमें से 10 रुपए का एक नोट निकाला और बरामदे में आकर चौकीदार को आवाज़ दी। वो गेट की तरफ से साहब कहता हुआ भाग कर मेरे पास आ गया। मैंने उसे 10 रुपए का नोट देकर कहा, मेरे पास सिगरेट ख़त्म हो गए हैं, उधर चौक में जाओ, अगर कोई दुकान खुली हो तो सिगरेटों का एक पैकेट ले आओ। चौकीदार को मेरी खुशनुदी हासिल करने की अशद ज़रूरत थी। उसने मुझसे बिल्कुल न कहा कि जनाब इस वक्त सिगरेटों की दुकान कहाँ खुली होगी, अभी लाता हूँ साहब। ये कहकर उसने 10 का नोट लिया, बंदूक मेरे हवाले की और डबल मार्च करता हुआ बाजार की तरफ चल दिया। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो मैंने दरख्त के पास जाकर ईंटों को एक तरफ हटाया। गाड़े में से टीन की डब्बी में रखा हुआ छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, ईंटों को उसी तरह जोड़ा और अपने कमरे में आ गया। मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके उसकी खास फ्रिक्वेंसी मिलाई और जब दूसरी तरफ से खास किस्म की टोन बार बार बुलंद होने लगी तो मैंने अपना कोड वर्ड बोल दिया। दूसरे लम्हे में कोड अल्फाज में अपने बात से बात कर रहा था। वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि उनकी इंटेलिजेंस ने थंडर बेस की मुकम्मल तबाही की रिपोर्ट उसे कल ही दे दी थी। बास ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मैंने अपने मुल्क और मिलत की खातिर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। फिर उसने कहा कि 20 अक्टूबर को वो मुझे 11 बजे रात के बाद एक खास पैगाम देगा। मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया, कमरे से निकलकर अंधेरे ड्राइंग रूम से होता हुआ बरामदे में आया, माहौल का खड़ी नज़रों से जायजा लिया और इंतहाई होशियारी के साथ चलता हुआ दरख्त के पास गया और ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपा कर ऊपर ईंटें और घास फूस डाल दिया। फिर बरामदे में आ गया और यूं टहलने लगा जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में मुझे दूर से अपना चौकीदार तेज तेज कदमों के साथ आता हुआ नजर आया। खुदा जाने ये शख्स कहाँ से मेरी ब्रांड का सिगरेटों का पैकेट ले आया था। मैंने पैकेट उससे ले लिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। मैं इस कदर थका हुआ था कि नरम नरम गदेले पर गिरते ही जैसे मेरा अंग अंग दर्द करने लगा। मैंने बत्ती बुझा दी और फौरन ही गहरी नींद सो गया। कई रातों की बेख्वाबी थी। ऐसा सोया कि दूसरे दिन दोपहर के वक्त आँख खुली, चौकीदार बरामदे में आ गया। मुझे मालूम था कि चौकीदार वहाँ मौजूद होगा। मैंने उसे नाश्ते के लिए दूध अंडे और डब्बा रोटी लाने के लिए कहा और हिदायत की कि नौकरानी को जाकर इतला कर दे कि साहब वापस आ गए हैं। वापस कमरे में आकर मैंने गरम गरम पानी से गुस्ल किया, शेप बनाई, खद्दर का पजामा और सफ़ेद खद्दर का कुर्ता पहना। चौकीदार दूध डबल रोटी वगैरह ले आया था। मैंने खुद ही नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद चाय की दूसरी प्याली बनाकर मैं बरामदे में ही बेद की आरामदा कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा। मैंने कुछ रोज़ पहले के अखबार भी देखे, मगर उनमें किसी अखबार में उधमपुर वाले थंडर बेस की तबाही की खबर नहीं छपी थी। कुदरती बात थी कि हुकूमत इस खबर को कभी नहीं छपवा सकती थी। मेरी अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। अभी मैं अपने दफ्तर में किसी को फ़ोन नहीं करना चाहता था। सजादा को भी मैंने टेलीफोन पर अपने आने की इतला नहीं दी थी। चाय ख़त्म करके मैंने अखबार तय करके तबाही पर रखा और अपने कमरे में आ गया और पलंग पर बैठकर शिमले वाले होटल की कार बुक करा दिया। इसके बाद सजादा को फ़ोन किया और उसकी माताजी ने फ़ोन उठाया। मेरे वापस आने का सुनकर वो बेहद खुश हुई। उन्होंने बताया कि सजादा तो ऑफिस गई हुई है। मुझे मालूम था, मगर मैं उसकी माता को अपनी आमद की खबर पहले करना चाहता था। सजादा मेरी आवाज़ सुनते ही बोली, किशन तुम कब आए? मुझे इतना क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर आती है। तुम बड़े बुरे हो, मुझे कभी कोई खुशी हासिल करते नहीं देख सकते। मैंने यूं ही बहाना बनाया कि एक ख़ास वजह से मुझे अम्बाले से अचानक आना पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें रोज़ याद किया करता था। सजादा ऑफिस में ज़्यादा जज्बाती नहीं हो सकती थी। उसके कुलीग उसके करीबी बैठे थे, मगर उसकी आवाज़ में जज्बात के वफूर को मैं पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसने कहा कि वो ऑफिस से निकलकर सीधी मेरे पास आ रही है।
फ़ोन बंद करके मैंने ट्रंक कॉल के एक बार फिर याद दहानी करे। इतने में नौकरानी भी आ गई। नमस्कार करके किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर उसे कुछ रुपए दिए और कहा कि सब्जी तरकारी तैयार कर ले शाम के लिए। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैं भागकर अपने कमरे में आया। शिमले वाले होटल का मैनेजर बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे अचानक चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आना पड़ गया है, लिहाजा मेरा अटैची केस और बिस्तर वगैरह पैक करके मुझे वापस भिजवा दिया जाए। मेरा पता होटल वालों के पास था। इससे फारिग होने के बाद मैंने पहला काम यह किया कि अपने इंटेलिजेंस के चीफ सेक्रेटरी नंबर 2 को दफ्तर फ़ोन कर दिया। कैप्टन, कहो तुम्हारी सेहत अब कैसी है? अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। इस बार वहाँ मौसम ख़राब था। कल दफ्तर आ रहा हूँ। ज़रूर आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। सेक्रेटरी नंबर 2 का लहजा और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे मेरे आने का पहले से पता चल गया हो, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं। यह बात मेरे लिए किसी खतरे के सिग्नल से कम नहीं थी। मैंने अपने आप को मज़ीद चौकस रखने और मोहतात रहने का फैसला कर लिया। 4:30 बजे सजाता आ गया। उसने जामुनी रंग की फूलदार साड़ी पहन रखी थी। किशन डेयर, तुम पहले से कमज़ोर क्यों हो गए हो? तुम्हारा रंग भी सांवला हो गया है। पहाड़ पर जाकर तो लोग गोरे हो जाते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास रहा हूँ सजाता। 3 दिन बुखार चढ़ा रहा। छोड़ो इन बातों को, चलो कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। चौकीदार से मैंने अपनी गाड़ी साफ करवा ली थी। सजाता को अपने साथ बिठाया और हम नई दिल्ली के एक खूबसूरत रेस्तोरां में आ गए। उस रेस्तोरां की धीमी धीमी रोशनी वाली फिजा मुझे हमेशा पसंद रही थी। मैं और सजाता हफ्ते में एक बार यहाँ खाना खाने या कॉफ़ी पीने ज़रूर आते थे। हमने खाना खाया, फिर कॉफ़ी आ गई। सजाता कॉफ़ी बनाते हुए कहने लगी, किशन, तुम्हारी मोहलत ख़त्म होने में थोड़े दिन रह गए हैं। अब अगर तुमने पिताजी से और मोहलत मांगी तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करना चाहते। और सुनो, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, फिर मुझे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करते हो। मैंने सजाता की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। अभी मुझे इस हिंदू लड़की की ज़रूरत थी। मोहब्बत मुझे इससे कभी भी नहीं थी। वैसे भी एक कमांडो अपने मकसद के सिवा और किसी शय से मोहब्बत नहीं करता। मगर सजाता की वजह से वहाँ की हिंदू ऊंची सोसाइटी में मैं एक फैमिली मेंबर की हैसियत से जाना पहचाना जाता था और मेरी किशन मेहता की एक शनाख्त बन चुकी थी। मैंने उसे कहा, सजाता, तुम सपने में भी कभी ख्याल न करना कि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, तो फिर तुम्हें शादी में क्या एतराज़ है? वो झिंझला कर बोले। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे थपथपाते हुए कहा, शांति सजाता, शांति। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें ब्याह कर अपने पास ले आऊँगा। सजाता के चेहरे पर हिया की सुर्खी दौड़ गई। उसने नज़रें नीची कर लीं और कॉफ़ी के प्याले में चम्मच हिलाने लगी। हम जिस मेज़ पर बैठे थे वो रेस्तोरां के दरवाजे के करीबी दीवार के साथ वाली थी। हमारी मेज़ पर भी दूसरी मेज़ों की तरह एक धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप जल रहा था। उसकी मदम रोशनी में हमारे चेहरे साफ नजर आ रहे थे। रेस्तोरां की बाकी फिजा नीम रोशन थी। मैं सजाता से प्यार भरी बातें भी कर रहा था और मज़े से कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए आला सिगरेट के हल्के हल्के कश भी लगा रहा था कि रेस्तोरां का दरवाज़ा खुला और 2 साड़ी पोछ लड़कियां अंदर दाखिल हुए। वो किसी बात पर पहले ही से हंस रही थीं। उनमें से एक लड़की का चेहरा मुझे कुछ शरासा सा महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा तो वो अपनी सहेली के साथ वहीं रुक गई। अब वो भी मुझे गौर से देख रही थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन के एल्बम ने कई वर्कुलर डाले। कई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखीं। इतने में वो लड़की हमारी मेज़ के करीब आकर बोली, हेलो सर, क्षमा कीजिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब सजाता भी चौंकी कि ये लड़की कौन है। बड़ी फैशनेबल ग्लैमरस किस्म की लड़की थी। सांवले रंग का चमकीली आंखें और गले में मोतियों का हार। मैंने सजाता से थोड़ी देर के लिए माजरत चाहिए और लड़की के साथ एक तरफ आ गया। वो भी अपनी सहेली से अलग हो गई। वो कहने लगी, सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। मैं उषा की सहेली हूँ। आप उधमपुर उषा को छोड़ने हमारे होटल में आए थे। अब सारी बात खुलकर मेरे सामने आ गई। जिस रोज़ मैं उषा को, जो असली कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी और अम्बाला से उससे मिलने जम्मू आई थी, उसके होटल छोड़ने गया था, तो ये लड़की वहाँ पहले से बरामदे में खड़ी थी और फिर उषा के साथ मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई थी। मैं मोहतात हो गया। मैं उसे एक खाली मेज़ पर ले आया। मैंने उससे पूछा, उषा अब कहाँ है? उस लड़की ने गमगीन लहजे में कहा, सर, आपको तो मालूम ही है
کہ میری सहेली ओशा उधमपुर अपने बॉयफ्रेंड कैप्टन मल्होत्रा से मिलने गई थी। उसने उसे फ़ोन भी किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वहाँ कितना बड़ा हादसा हो गया था। सर, आपको तो ज़रूर मालूम होगा। मैंने जल्दी से कहा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तो क्या? ओशा की सहेली ने दुखी लहजे में कहा। ओशा का बॉयफ्रेंड वहीं मारा गया जहाँ भयानक धमाका हुआ था। उस रात धमाकों से सारा उधमपुर और जम्मू शहर हिल गया था। माय गॉड, अब भी वो रात याद आती है तो दिल कांप उठता है। ओशा तो बेहोश हो गई थी। दूसरे रोज़ वो किले की तरफ जाना चाहती थी, मगर मिलिट्री पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। सर, ओशा को अब भी यकीन है कि कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है और उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी खास मसलहत की वजह से छुपा कर रखा हुआ है। मैंने कहा, वो कहाँ है? मेरा मतलब है ओशा अम्बाला ही में है। उसकी सहेली ने इसके जवाब में गहरी सांस भरकर कहा, वो अम्बाला ही में है, मगर अपने बॉयफ्रेंड के गम में बीमार हो गई है सर। कल की फ्लाइट से दिल्ली अपनी फूफी के पास ही हूँ। ओशा कल सुबह मुझे कह रही थी कि कैप्टन मल्होत्रा मरा नहीं, जिंदा है। सर, आपका क्या ख्याल है? आप भी तो उसी महकमे में थे। मैंने फ़ौरन तरदीद करते हुए कहा, नहीं, मैं इस महकमे में नहीं था। मेरा कैप्टन मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं था। वो तो ऐसा हुआ कि एक शख्स ने ओशा को यह कह दिया था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा हूँ। उसकी सहेली बोली, लेकिन सर, आपने तो अगले दिन टेलीफोन पर बात करवाने का वादा किया था। मैंने ओशा की सहेली को आहिस्ता बोलने की तलकीन करते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस। ओशा की सहेली ने जल्दी से कहा, सोशीला। हाँ, मैंने सिगरेट बुझा दिया। मिस सोशीला, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी या ओशा की कोई खिदमत नहीं कर सकता। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस अपने टेबल पर आ गया। सजाता का मूड ऑफ हो गया था। उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि उसे एक अजनबी लड़की से मेरा बातें करना पसंद नहीं आया था। मैंने मुस्कुराते हुए सजाता का हाथ थाम लिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं सजाता डियर। दरअसल ये हमारे महकमे के एक अफीसर की भांजी है। इसको एक जज्बाती प्रॉब्लम का सामना है। असल में ये लड़की, जिसका नाम सुशीला है, मुझसे एक प्राइवेट जासूस का काम लेना चाहती है। वो क्यों? सजाता ने नाराजगी से पूछा। मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। आंखों के किनारे से देख लिया था कि सुशीला अपनी सहेली के साथ बेरे को खाने या कॉफ़ी का ऑर्डर दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सजाता जान, ये एक रोमांटिक प्रॉब्लम में फंसी हुई है। इसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की के झांसे में आकर उसका दीवाना हो रहा है। अब ये चाहती है कि मैं ये सुराग लगाऊं कि कहीं वो लड़की खुफिया तौर पर उसके प्रेमी से ब्याह तो नहीं कर चुकी है। इसका ख्याल है कि चूंकि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, इसलिए यह काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। भोली लड़की है। सजाता ने कोई जवाब न दिया। उठते हुए अपना पर्स उठाया और बोली, चलो चलते हैं, यहाँ दम घुटने लगा है। सजाता अपने जज्बाती मसाइल में उलझी हुई थी और मुझे एक नई परेशानी का सामना था। ओशा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। जाहिर है, अम्बारा मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को कैप्टन मल्होत्रा की लाश नहीं मिली थी और कुदरती तौर पर वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कैप्टन मल्होत्रा भी उधमपुर थंडर के धमाके में मर गया होगा। कैप्टन मल्होत्रा के घर महकमे की तरफ से इतला कर दी गई होगी, मगर ओशा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ये उसकी कैप्टन मल्होत्रा से मोहब्बत थी, लेकिन यह मोहब्बत मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। अगर वो अपनी मोहब्बत के जुनून में अम्बाला मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये बता देती है कि एक फ्लाइंग ऑफिसर ने एक ऐसे शख्स को कैप्टन मल्होत्रा कहकर उससे मिलवाया था जो असल में कैप्टन मल्होत्रा नहीं था, और फिर उसने, यानी मैंने ओशा से वादा किया था कि मैं दूसरे रोज़ टेलीफोन पर कैप्टन मल्होत्रा से उसकी बात करा दूंगा, और उसी रात थंडर बे से क़यामत के इस धमाके से तबाह हो गया था। ये मेरी क्या सरेयाँ थीं, और एक जासूस कमांडो की हैसियत से ये मुझे क्या सरेयाँ ज़रूर करनी चाहिए थीं। सुशीला से दोबारा मिलने का सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने उसे अपना कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया था। जाहिर है, वो अम्बाला से दिल्ली आई हुई थी और 2-1 रोज़ बाद उसे वापस दिल्ली चले जाना था। ओशा से भी दिल्ली मुलाकात होने का कोई इम्कान नहीं था। अगर वो अम्बाला में किसी पुलिस वाले को मेरे बारे में कुछ कह भी दे, तो पुलिस को क्या पता कि मैं कौन हूँ, और फिर पुलिस को बेमकसद सर खपाने की क्या ज़रूरत है। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया तो तमाम लोग बड़ी गर्मजोशी से मिले। मिस्टर तिवारी पहले मुझे अपने सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक के पीछे से गौर से तकते रहे, फिर मुस्कुराए, हाथ मिलाए और बोले, मिस्टर मेहता, तुम पहले से कुछ कमज़ोर हो गए हो। क्या शिमले का पानी रास नहीं आया इस बार? मैंने अपने दूसरे दोस्तों की तरह यहाँ भी वही बहाना पेश किया कि इस दफ़ा शिमले में ज़्यादा देर बीमार ही रहा था। उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी फाइलें दी और कहा कि इन्हें आज ही निपटा देना। मेरा ख्याल है वो मुझसे उधमपुर वाले सनहे का जिक्र करेगा, मगर उसने मुझसे इस सिलसिले में कोई बात ना की।
फाइलें उठाए मैं अपने कमरे में आ गया। ये फाइलें दफ्तर के क्लर्कों वगैरह की तरक्कियों और उनके छोटे छोटे दफ्तरी मसाइल के बारे में थीं। अम्बाले से वापस आकर अपने दफ्तर में काम करते हुए मुझे 1 हफ्ता गुजर गया था। इस दौरान में वहाँ किसी ने उधमपुर वाले सानिया के बारे में मुझसे कोई बात न की। मैं खुद तो इस मौजू को छेड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि भारतीय हुकूमत खुद इस वाक़ये को दबा देना चाहती थी। लेकिन हमारा महकमा इंटेलिजेंस का था और उसका ताल्लुक ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी और मुल्क के अंदरूनी दिफा की सिक्योरिटी से था। इन हालात में यह नामुमकिन बात थी कि मिस्टर तिवारी को उधमपुर सानिया का इल्म न हो। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे 1-2 अहम खुफिया इजलासों में नहीं बुलाया गया। इन तमाम क्वाइफ का एक ही नतीजा निकल सकता था कि मिस्टर तिवारी को मुझ पर शक हो चुका है। उसने यकीन का दर्जा हासिल कर लिया है। इसका मतलब था कि वो मेरे खिलाफ किसी सबूत के इंतज़ार में है। मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि मिस्टर तिवारी को मुझ पर आया ये शक है कि मैं भारत सरकार का एक आला अफसर होते हुए पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के लिए वहाँ जासूसी कर रहा हूँ, या उन्हें इस पर शुबा है कि मैं असल में राम किशन मेहता नहीं हूँ और पाकिस्तानी जासूस हूँ। इस मामले को मैं हर हालत में और बहुत जल्द हल करना चाहता था, ताकि मैं एक तरफ यकसू होकर अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकूँ। इस राज को मालूम करने के लिए ज़रूरी था कि मुझे उस गुफ्तगू का इल्म हो जाए जो मिस्टर तिवारी और मिस्टर विश्राम तन्हाई में करते हैं। इसका हल मैंने निकाल लिया। मिस्टर तिवारी के खूबसूरत कमरे के कोने में एक बड़ा गुलदान हमेशा पड़ा रहता था, जिसमें प्लास्टिक के फूल सजाए गए थे। उन फूलों को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी और गुलदान हमेशा उसी मेज़ पर पड़ा रहता था। एक रोज़ मैं छुट्टी के बाद अकेला ही नई दिल्ली के रेस्तोरां में चाय पीने निकल गया। मेरा असल मकसद कुछ और था। रेस्तोरां में मैं देर तक बैठा चाय पीता और अखबारात का मुताला करता रहा। मैं एहतियात के तौर पर अपने साथ छोटा ट्रांसिस्टर रेडियो लेता गया था। रेस्तोरां से निकलकर मैं कनॉट पैलेस में रेडियो की एक दुकान में चला गया। ट्रांसिस्टर रेडियो को मैंने जानबूझकर ख़राब कर दिया था। काउंटर पर खड़े आदमी को मैंने ट्रांसिस्टर रेडियो दिखाकर कहा कि इसमें शोर बहुत होता है, इसे ठीक कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपना असल नाम ज़ाहिर न किया। शोकेसों में टेप रिकॉर्डर, ट्रांसिस्टर रेडियो और कैसेट प्लेयर सजे हुए थे। मैंने इकाई का बहुत ही छोटा टेप रिकॉर्डर निकाल कर उसे गौर से देखा। उसका साइज माचिस की डब्बी जितना था और ये बीड़ी से काम करता था। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे अपने बच्चे के लिए यह टेप रिकॉर्डर चाहिए। वो स्कूल में कोई खेल खेलते हैं जिसमें ऐसे छोटे टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल ज़रूरी है। मैंने वो टेप रिकॉर्डर ख़रीद लिया। बंगले पर आकर मैंने उसके बटन को ऑन करके मेज़ पर एक गिलास के अंदर रखा और ख़ुद 5 कदमों के फासले से कुर्सी पर बैठ गया और आम आवाज़ में जैसे किसी से बातें शुरू कर दी। कोई 10 सेकंड तक मैं नॉर्मल आवाज़ में बातें करता रहा। फिर उठकर टेप रिकॉर्डर को गिलास में से निकाला, रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके आवाज़ वाला बटन दबाया। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी आवाज़ मुझसे दुगनी बुलंद होकर मुझे सुनाई देने लगी। यह वाकई काफ़ी ताकतवर टेप रिकॉर्डर था और मेरे काम आ सकता था। एक बार मैंने उसका साइज़ का जायज़ा लिया। उससे छोटा रिकॉर्डर शायद मुझे मार्केट में नहीं मिल सकता था। इस टेप रिकॉर्डर को मैंने अलमारी में बंद करके रख दिया। दूसरे रोज़ दफ्तर गया तो यह छोटा सा टेप रिकॉर्डर मेरे समर कोट के अंदरूनी जेब में मौजूद था। मैंने उसे अपने ऑफिस वाली मेज़ की दराज में रखना मुनासिब ना समझा और उसे जेब में ही रखे मिस्टर तिवारी के कमरे में चला आया। अपने सरकारी रिवॉल्वर की चोरी की रिपोर्ट मैंने आते ही मिस्टर तिवारी को कर दी थी, जिस पर उसने किसी भी हैरानी का इजहार नहीं किया था। हालांकि सरकारी रिवॉल्वर की चोरी बहुत बड़ा वाक़या होता है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे शायद अब दूसरा रिवॉल्वर ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। अब मैं उसके कमरे में इस रिपोर्ट को बहाना बनाकर जा रहा था। हकीकत में मेरा मकसद ये था कि कोने में रखे गुलदान का एक बार भरपूर नज़र से जायजा लूँ। मिस्टर तिवारी अपने कमरे में बैठे किसी फाइल की वर्करदानी कर रहे थे। मैंने रिवॉल्वर के बारे में बात शुरू की तो वह मुस्कराए, फाइल पर से नज़रें हटाकर मुझे देखा और बोले, कैप्टन मेहता, मैंने ऊपर बड़ा भरपूर नोट लिखकर भेजा है। वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर भगवान करे कि प्राइम मिनिस्टर इसे मंजूर करे। मैं कुर्सी की पूंछ पर हाथ रखे खड़ा था। मैंने कहा, सर, अगर इजाज़त दें तो मैं मार्केट से नया रिवॉल्वर खरीद कर उसका लाइसेंस बनवा लूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमें उसकी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। मिस्टर तिवारी ने दराज खोलकर सिगार निकाला, उसे सुलगाया और हल्का सा कश लगाकर धुआं छोड़ा और बोला, ठीक है, तुम नया रिवॉल्वर खरीद लो, मैं तुम्हारे लाइसेंस की दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने मिस्टर तिवारी का शुक्रिया अदा किया और कमरे से बाहर निकल आया।
یہ لوگ میرے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے تھے، یہ جاننے کے لیے میں مسٹر تیواڑی کے کمرے والے گلدان میں چھوٹا ٹیپ ریکارڈر رکھنا چاہتا تھا۔ کمرے سے نکلتے وقت میں نے نظر اٹھا کر کونے والے گلدان کو دیکھا۔ پلاسٹک کے پھول اس میں ویسے ہی سجے ہوئے تھے۔ اب میں اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب میں فائل لے کر کسی بہانے مسٹر تیواڑی کے کمرے میں جاؤں اور اس کا کمرہ خالی ہو۔ بہت جلد مجھے اس کا موقع مل گیا۔ اس روز دوپہر کے بعد مسٹر تیواڑی کسی کام سے پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی کے پرسنل سیکرٹری سے ملنے گیا۔ میں اس کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کا کمرہ کھلا تھا اور میرے کمرے کے بالکل سامنے ہی تھا۔ میں فائل ہاتھ میں لیے اس کی ورک گردانی کرتا ہوا مسٹر تیواڑی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر جیب سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا، اسے کونے والے گلدان کے اندر نیچے اس کی تہہ میں آن کر کے رکھ دیا اور اسی طرح فائل ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ اس کام میں مجھے زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ باہر تیواڑی کا چپڑاسی فائلوں کا پلندہ بغل میں دبائے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس نے مجھے تیواڑی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، صاحب کہاں گئے ہیں؟ چپڑاسی نے بتایا کہ صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سیکرٹری صاحب سے ملنے گئے ہیں، وہ جاتے ہوئے اپنے چپڑاسی کو کہے گئے تھے۔ میں نے آگے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں آ کر کام کرنے لگا۔ میرا خیال ٹیپ ریکارڈر کی طرف لگا ہوا تھا، اس کی ٹیپ آن تھی۔ یہ ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر تھا کہ جس کی ٹیپ صرف اس وقت چلتی تھی جب کوئی شخص کمرے میں بات کرے۔ میں جانتا تھا کہ 2 بجے کے بعد مسٹر تیواڑی دن میں ایک بار ضرور مسٹر وشرام کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس میٹنگ کے بارے میں مجھے کبھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر تیواڑی کو میں نے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا۔ انہوں نے چپڑاسی کو آواز دی۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مسٹر تیواڑی کی اس آواز پر گلدان میں رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کی ٹیپ چل پڑی ہوگی۔ ٹیپ کا دورانیہ 2 گھنٹے کا تھا۔ اس ٹیپ میں یہ خوبی تھی کہ بہت ہی مدھم اسپیڈ سے چلتی تھی اور کمرے میں ہونے والی گفتگو کو پورے کا پورا اور نارمل اسپیڈ کے ساتھ ریکارڈ کرتی جاتی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ کوئی 3:15 بجے کے قریب میں نے مسٹر وشرام کو ایک فائل اٹھائے ہوئے مسٹر تیواڑی کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اپنے کمرے کی چیک میں سے مجھے باہرداری کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ وشرام مسٹر تیواڑی کے کمرے میں آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا۔ اس کے بعد باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پہلے ہی روز میں اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھا۔ گلدان سے ٹیپ ریکارڈر کو نکالنے کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس روز دفتر بند ہونے سے پہلے جب مسٹر تیواڑی کسی کام سے باہر گیا تو میں گلدان میں سے اپنا ٹیپ ریکارڈر نکال لایا۔ شام کو اپنے بنگلے پر آ کر میں بیڈ روم میں چائے کی پیالی لے کر گھس گیا۔ نوکرانی کو چھٹی دے دی، اندر سے کنڈی لگا لی اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے تیواڑی کے چپڑاسی کو بلانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چپڑاسی کو اکاؤنٹنٹ کے پاس جانے اور کوئی فائل لانے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ بیچ بیچ میں مسٹر تیواڑی کے کسی وقت ذرا سا کھانسنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ دیر تک ٹیپ خالی چلتی رہی۔ میں نے اسے فارورڈ کیا۔ کافی آگے جا کر مسٹر وشرام کی آواز سنائی دی۔ سر میں نے PMKPA کو فون کر دیا تھا۔ مسٹر تیواڑی کی آواز سنائی دی، اچھا کیا۔ پھر کرسی کے چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ مسٹر وشرام کی آواز آئی، سر مہتا کے لائسنس کی فائل کا کیا کرنا ہے؟ مسٹر تیواڑی نے کہا، وشرام تم جانتے ہو کہ ہم اسے ریوالور کا لائسنس نہیں دینا چاہتے، لیکن قانونی طور پر ہم اسے روک بھی نہیں سکتے۔ وشرام بولا، سر آپ اس کیس کو اوپر PM تک کیوں نہیں لے جاتے؟ تیواڑی کی آواز آئی، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ہمارے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نے اس کی نگرانی کر کے بھی دیکھ لیا، یہ شخص یا تو بالکل بے گناہ ہے اور یا پھر اس قدر چالاک ہے کہ ہمیں اس کے دل کا راز معلوم حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا جال بچھانا پڑے گا۔ 2 سیکنڈ تک خاموشی طاری رہی۔ پھر وشرام کی آواز سنائی دی، ایک بات واضح ہے سر کہ ہمیں کبھی ایسی رپورٹ نہیں ملی کہ مسٹر مہتا نے کبھی چینی یا پاکستانی سفارت خانے کا رخ کیا ہو۔ تیواڑی بولا، اگر یہ شخص واقعی ان 2 ممالک کے ہاتھوں بیچ چکا ہے اور ان کے لیے کام کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ناڑی پن کبھی نہیں کرے گا کہ ان 2 سفارت خانوں کا رخ کرے۔ وہ لوگ خود کسی نہ کسی طور پر اس سے رابطہ رکھتے ہوں گے۔ وشرام نے کہا، سر میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی نگرانی پھر سے شروع کر دینی چاہیے۔ تیواڑی گہرا سانس لے کر بولا، اس سے پہلے جو آدمی ہم نے اس کی نگرانی پر لگائے تھے ان کی لاشیں ہی نہیں ملی اور یہ حادثہ نہیں ہو سکتا۔ وشرام نے کہا، تو پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا ہمیں سر۔ یہ بات کھل کر سامنے آ جانی چاہیے کہ کیپٹن کشن مہتا کس ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہی ہم اس کے خلاف کوئی براہ راست ایکشن لے سکیں گے۔
मिस्टर तिवारी की आवाज़ है। मैं उसी लाइन पर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी अलग होकर सामने आ जाएगा। इसके बाद वो दफ्तरी अमूर पर कुछ देर बातें करते रहे। फिर विश्राम के कदमों की आवाज़ दरवाजे तक गई और मालूम हो गई। आगे टेप पर कभी टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तिवारी फ़ोन पर किसी से दफ्तरी मामलात में बात करता है। फिर खामोशी छा जाती है, यहाँ तक कि टेप ख़त्म हो गई। यह टेप मेरे लिए बड़ी कीमती थी। इसने मुझे वो सब कुछ बता दिया था जिसको जानने के लिए मैं बेताब था। एक बात की मुझे खुशी हुई थी कि इन लोगों को मुझ पर यह शक नहीं था कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ और यहाँ एक हिंदू के रूप में नौकरी कर रहा हूँ और अपने वतन के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने उधमपुर वाले साने के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। टेप रिकॉर्डर को दोबारा गुलदान में रखना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब यह मालूम करना चाहता था कि मिस्टर तिवारी मुझे फंसाने के लिए अब कौन सा जाल फैलाने वाला है।